हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्ट्स दैट अफेक्ट सेल्स मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सेल्स मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि इसमें क्या कह रहा है कि जो अपना सेल्स मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, कि जो कि किसके दो चीज़ों में क्लासिफाइड होते हैं। पहला तो होगा अपना इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। These factors shape sales strategies, customer interaction and overall business performance। जो फैक्टर होते हैं ये किस में इंक्लूड होते हैं? अपने सेल्स स्ट्रेटजीज में इंक्लूड हो सकते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन में इंक्लूड हो सकते हैं, और जो ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो अपन पहले एनवायरमेंटल देखने कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो दीज आर द फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल दैट इम्पैक्ट सेल्स मैनेजमेंट। कि वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते हैं अपने इंटरनल सेल्स मैनेजमेंट को। ठीक है, इंटरनल फैक्टर होते हैं तो उसकी वजह से उनको कंट्रोल करना अपने लिए ईजी पड़ जाता है, कि अगर अपन चाहें तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हिरार्की, रोल्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अफेक्ट हाउ सेल्स टीम ऑपरेट। कि जो हिरार्की होती है, जो रोल होता है, जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है सेल्स टीम का, वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ऑपरेट कर रही है, अप्रोच करिए अपनी चीज़ों के लिए, वो उसके अंदर उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है। कि वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कि जो एक वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसको सपोर्ट करती है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मैनेज करती है। और उसकी एफिशिएंसी से क्या होता है, उसकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन जो होता है टीम्स के बीच में वो इजीली में हो पाता है। नेक्स्ट आता है कंपनी पॉलिसी एंड कल्चर। सेल्स स्ट्रेटजीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कंपनी पॉलिसीज रिलेटेड टू प्राइसिंग, प्रमोशन एंड एथिकल सेलिंग। कि जो कंपनी जो सेल्स स्ट्रेटजीज होती है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसके, कंपनी की पॉलिसीज को। किसके रिलेटेड में? एक तो प्राइसिंग, कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या करनी है, उसके लिए प्रमोशन क्या करना है, और उसको फन को उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए एथिकल सेलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। A strong sales oriented culture motivates employee and improve customer relation। कि जो स्ट्रॉन्ग सेल्स करने के लिए अपन क्या चाहिए, जो उसके कल्चर है, जहाँ पे लोकल कल्चर है उसको मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। उनके बीच में कस्टमर रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए जिस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट रहता है प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। द क्वालिटी, प्राइसिंग एंड यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट इम्पैक्ट सेल्स परफॉर्मेंस। कि अब सबसे पहले यही होता है कि जो प्रोडक्ट की मोस्टली सेल होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस होती है, कि अपना प्रोडक्ट किस तरीके का नहीं है। तो इससे सबसे पहले क्या बात करते हैं कि जो क्वालिटी होती है, जो प्राइसिंग होती है, जो यूनिकनेस होती है प्रोडक्ट की, वो सेल्स को इफेक्ट करती है। कि जहाँ पे अपना प्रोडक्ट अच्छा है उसकी प्राइसिंग उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, और जहाँ पर उसमें कोई यूनिक चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग अपन उसकी प्राइस मांग रहे हैं अपन कस्टमर से, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हाई होती है। कंटिन्यूअस इनोवेशन हेल्प इन मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस। अगर अपन कंटिन्यूअस नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं या फिर इनोवेशन करते हैं अपनी सेल्स में, या फिर अपने प्रोडक्ट में इन्वेंशन करते हैं किसी चीज़ का, तो उससे क्या होता है, अपनी ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो मेंटेन रहती है। कि अगर मान के चलते हैं, अगर जैसे अपन कंप्यूटर्स की बात करते हैं, अगर कंप्यूटर्स में डेली डेली एआई टेक्नोलॉजी आई जा रही है टेक्निकल मार्केट में, जब एआई टेक्नोलॉजी आई जा रही है, तो अगर अपन एआई को उसमें इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे तो नई नई इनोवेशन होता रहेगा, तो उसके बाद प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, और सामने वाली जो अदर कंपनी जो अपनी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अपने से कॉम्पीट करने में थोड़ी हाई लेवल का रिस्क रहता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। स्किल्ड एंड वेल ट्रेन्ड सेल्स पर्सनल इंप्रूव कस्टमर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट्स। कि जो स्किल और वेल ट्रेन्ड सेल्स पर्सनल होते हैं वो कस्टमर के एंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं, और अपनी कन्वर्सेशन जो कन्वर्जन रेट है उसको भी कम करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए एक है ना इंश्योरेंस कंपनी है, आज अगर इंश्योरेंस कंपनी में कोई नया बंदा एंटर लेता है, अगर उसमें जॉब करता है, और वो अपने कस्टमर्स को इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वहीं जो पुराना बंदा है जो 8-9 साल से काम कर रहा है, वो उस काम को बहुत आसानी से और इजी वे में अट्रैक्ट कर पाएगा कस्टमर्स को, क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट रहते हैं। अब अगर अपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के पास अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो डेली कॉल पे कॉल करता रह जाएगा, लेकिन उसकी कोई कॉल पिक नहीं कर पाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स ड्राइव बेटर परफॉर्मेंस। कि जो एम्प्लॉय को मोटिवेट अपन किस तरह कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको क्या तो अपने थियोरटिकल मोटिवेट कर सकते हैं, उसको इंसेंटिव के थ्रू कर सकते हैं जिससे उसकी बेटर परफॉर्मेंस हो जाए। कि लाइक जो इंश्योरेंस सेक्टर ही अगर अपन दोबारा एग्जांपल लेते हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा बहुत है। अब पैसा बहुत है, अब लेकिन क्या होता है कि लोग काम नहीं कर पाते। क्यों काम नहीं कर पाते? क्योंकि उन लोगों के पास कांटेक्ट नहीं होते। अब नए नए बंदे होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, कि उनके क्या नए नए कॉन्टेस्ट निकालते हैं, अलग अलग तरीके से इंसेंटिव देते हैं जिस तरीके से एम्प्लॉय जो होता है मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स टूल इन सेल्स एफिशिएंसी।
तो जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है, जो एजेंट्स होते हैं कस्टमर्स के लिए जो अपॉइंट किए जाते हैं, उसको क्या उससे क्या होता है, सेल्स ऑटोमेशन होती है, सेल्स इंक्रीज होती है और एनालिटिक टूल्स की वजह से अपन सेल्स की एफिशिएंसी को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंड सेल्स रीच। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, उससे अपनी क्या होती है, सेल्स इंक्रीज होती है। कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छा सोशल मीडिया के थ्रू अगर अपन कोई प्रमोशन करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपन प्रमोशन करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अपन जो सेल्स को है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सटर्नल। दीज आर द फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल दैट इम्पैक्ट सेल्स मैनेजमेंट। पहला क्या रहता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेसिंग पावर। की जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, जो इंटरेस्ट होती है, जो इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, वो कस्टमर की परचेसिंग पावर को इफेक्ट करती है। कि मान के चलते हैं पहले जो महंगाई 7% के रेट से चल रही थी, वहीं अगर वो ज्यादा होकर के 9% के आसपास हो जाती है, तो लोग जो अपना पैसा कम खर्चेंगे। अगर वहीं पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो मार्केट में जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो मनी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लीड्स टू हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्टिंग सेल्स। कि अगर अपन को इकोनॉमी को लीड करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेल्स को बूस्ट करेंगे। सेल्स को बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो कस्टमर है उसके परचेसिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर्स की इन जो स्पेंडिंग है उनको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मार्केट कंपटीशन। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन्स अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स परफॉर्मेंस। जो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज होती है, उसकी प्राइसिंग होती है, जो उसके जो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कि मान के चलिए एक कंपनी है, ठीक है, मान के चलते हैं एक कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। दो अलग अलग अपन इंश्योरेंस कंपनी का जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, पता हो इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ए है, वो मार्केट में उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं है, बट उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो मार्केटिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है। बट वही कंपनी बी है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं बट वो मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं करती, तो इसकी सेल इसके मुकाबले कम ही रहेगी। तो कहेंगे कि बी कंपनी की जो सेल है वो ए के मुकाबले कम रहेगी, चाहे उसके प्रोडक्ट बेकार हो लेकिन उसका मार्केटिंग अच्छी। क्यों? क्योंकि लोग इसके बी कंपनी के बारे में कम जानेंगे और ए कंपनी के बारे में ज्यादा जानेंगे। डिफरेंशिएशन एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हेल्प मेंटेन मार्केट शेयर। कि जो डिफरेंशिएशन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है, वो मार्केट शेयर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर मान के चलता है, अगर ए कंपनी की पॉलिसी की बात करी जाए, अगर यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अपन को 10 साल बाद 20 लाख मिल रहे हैं, वहीं यहाँ पे 1.5 लाख स्पेंड करने के बाद अपन को 20 लाख मिलता है बट 8 ईयर्स में, तो ये कंपनी बेस्ट रहेगी। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन अपन मेंटेन कर सकते, कैसे, अगर अपनी प्राइसिंग में डिफरेंस रखा जाए और अपने और मार्केट शेयर को अपन कैप्चर अच्छे से कर पाए तो। नेक्स्ट हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस ट्रेंड्स एंड बाइंग हैबिट्स डेलिकेट सेल्स अप्रोच। कि जो कस्टमर कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, वो जैसे जैसे चेंज हो रही है, जैसे उनके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उनकी बाइंग हैबिट चेंज हो रही है, तो उसको उससे क्या होता है, सेल्स को अपन को चेंज करना पड़ता है, जिससे अकॉर्डिंग अपने सेल्स को इफेक्ट पड़ता है। पर्सनलाइज्ड सेलिंग एंड कस्टमर इनसाइट हेल्प इन मीटिंग एक्सपेक्टेशन। की जो पर्सनलाइज्ड सेलिंग होती है, जो कस्टमर की इनसाइट हेल्प जो होती है, वो अपन को मार्केट एक्सपेक्टेशन को फील का हेल्प करना, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है उसको फुलफिल करने में हेल्प करती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आज अगर है ना अपन है ना क्लोथिंग का बिजनेस लेके चलते हैं, तो क्लोथिंग में क्या होता है कि डे टू डे नए नए चेंजेस आते हैं, डे टू डे या फिर मंथली तो मंथली चेंजेस आते रहते हैं। कि कभी बेल बॉटम जींसेस आ रही थी, कभी जॉगर्स आ रहे थे, कभी क्या ए लाइन पैंट्स जो आती है गर्ल्स में वो आ रही थी। अब लेकिन वो डेली डेली चेंज होती है, क्यों? इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब अगर जो शॉपकीपर है अपने आप को ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेट नहीं करके रखेगा, और वो वही अपना पुराने स्टॉक ज्यादा भर के रखेगा और टाइम टू टाइम उसको चेंज नहीं करेगा, तो उसकी सेल कम होती जाएगी। नेक्स्ट आते हैं लीगल एंड रेगुलेटर फैक्टर्स। गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज इम्पैक्ट सेल्स ऑपरेशन। कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, जो टैक्सेशन होता है, जो ट्रेड पॉलिसी होती है, वो सेल्स ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? कि अगर मान के चलिए कम, जैसे अभी अपन ने चाहे देखा था कि चाइना पे यूएस ने टैरिफ बढ़ा देता है, जब टैरिफ बढ़ा देता है तो उससे क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, अपन सेल्स कम ज्यादा करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट होता है compliance with customer consumer protection laws and fair trade practice in is essential। कि जो होते हैं, जो कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज है, उनके साथ कंप्लायंस करना, उनके साथ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कस्टमर्स को इस साथ ये ना हो कि यहाँ पे उनके साथ कोई गलत चीज हो रही है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जो मैगी का आया था या फिर नेस्ले का लेके चलते हैं, तो लोगों ने सवाल उठाया था कि नेस्ले में मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट आ रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि उसमें कुछ मिलावट आ रही है, या फिर कुछ वो नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी सेल डाउन हुई थी इस तरीके से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन लाइक एआई, ऑटोमेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म रीशेप सेल्स स्ट्रेटेजीज। की जो सेल्स स्ट्रेटेजीज हैं, अगर अपन पहले के टाइम की बात करें, तो पहले टाइम पे क्या होता था कि जो ह्यूमंस हैं,
ह्यूमंस जो है खुद के बेसिस पे खुद की थिंकिंग से खुद की जो उनकी स्टडीज है उसके बेस पे है ना सेल्स स्ट्रेटेजीज बनाते थे। बट अब क्या हो गया, एआई आ गया, ऑटोमेशन आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, तो उसकी वजह से वो दोनों चीजों का, ह्यूमन प्लस एआई, दोनों चीजों का यूज करके स्ट्रेटेजीज को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। कंपनीज मस्ट अडेप्ट टू न्यू सेल्स चैनल सच एज ऑनलाइन मार्केट प्लेस की जो कंपनीज हैं उनको है ना न्यू मार्केट चैनल्स जो होते हैं, जैसे कि कौन से हो गए न्यू सेल्स चैनल्स, कौन कौन से हो गए, जैसे इंस्टा हो गया, आज के टाइम में इंस्टा सबसे बेस्ट है, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो गए, या फिर अपने एड्स चला दिए इनके सोशल मीडियाज पे, तो उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल नॉर्म्स, डेमोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। तो जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो डेमोग्राफिक होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस की बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कैसे करते हैं, हम मान के चलते हैं, अगर अपन है ना इंडिया के है ना नॉर्थ के साइड जाते हैं, नॉर्थ साइड जाते हैं तो क्या रहता है कि जो J&K का पार्ट है, हिमाचल का पार्ट है, अगर उस साइड में अगर अपन कहते हैं ना कि गर्मियों के कपड़े भेजे, गर्म कपड़े भेजते हैं, तो उससे क्या होगा, अपनी सेल कम होगी। सेल्स कम क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है तो वहाँ पे गर्म कपड़े की ज्यादा सेल होती है। इस तरीके से कि वहाँ पे जो अपने लोकल मार्केट में जो भी सेल्स चल रही है, जिस तरीके का भी काम चल रहा है, जिस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उस तरीके से ही अपन को अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग मार्केटिंग मैसेजेस टू डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव सेल्स अवेयरनेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर अपन लोकल मार्केट्स की बात की जाती है तो कई कई स्टेट्स रहते हैं, कई सिटीज ऐसी होती है जहाँ पे लोकल जो कंज्यूमर होते हैं वो एक अलग तरीके से कोई कल्चरल इफेक्ट करता है, कल्चर इफेक्ट करता है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी ड्रेसेस जो होती हैं, जो गणगौर वगैरह होती है, इसका काफी चलन है। अब क्या कर सकते हैं कि जो गणगौर का टाइम आता है तो क्लोथिंग में अगर बात करते हैं तो क्लोथिंग में क्या करते हैं, जो राजस्थानी ड्रेस, राजपूती ड्रेस, इसको ज्यादा वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्स ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट सेल्स स्ट्रेटजीज। क्या ऑब्वियसली बात है, जैसे अपन ने ऊपर देखा था अभी ग्लोबल ऊपर जो पॉइंट देखा था उसमें क्या था, देखा था कि अपन ने कि जो लीगल रेगुलेटर फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, सेम अगर इसी चीज के ऊपर है। जैसे कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट पॉलिसीज है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो उसके ऊपर क्या होता है, सेल्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के इफेक्ट पड़ा। उस तरीके की ये बात कर रहा है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अफेक्ट ग्लोबल सेल्स। मैंने यही बताया था अभी कि जो ट्रेड वगैरह अपन ने, जैसे पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही है अभी, तो अब जो उसके ऊपर क्या है कि पाकिस्तान पे वॉर लग रही है, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। अब जब एयर स्पेस बंद कर रखा है तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है जो एयरलाइंस की है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको घूम के जाना पड़ेगा। टैरिफ्स, चाइना के ऊपर सब यूएस ने टैरिफ लगा दिया, तो उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। या फिर इंटरनेशनल रिलेशन जो अफेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं कि जैसे अब यूएस, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये वो चल रहा है, वॉर का सिचुएशन चल रही है कि यूएस ने सीज फायर का वो करवाया था, बट इंडिया, पाकिस्तान ने नहीं माना, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का और उसके रिलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो मंडी मार्केट हो गया, फिर नेक्स्ट मार्केट होगा, उसमें अपन देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। तो इस तरीके से जो भी ग्लोबल पॉइंट्स होते हैं, या फिर जो लोकल मार्केट्स होते हैं, या फिर लोकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी होता है, उससे भी सब चीजों पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल कंसर्न्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अट्रैक्ट एनवायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर्स। कि इस वक्त अपन बात करते हैं कि पहले के टाइम पे प्लास्टिक के डिस्पोजल चलते थे, कि लोग कंटिन्यूस प्लास्टिक के डिस्पोजल यूज करते चलते आज भी, बट उनके अगेंस्ट अब क्या आ गया कि थर्मल उसके आ गए, क्या नाम से, थर्माकोल के डिस्पोजल आने लग गए, पेपर के डिस्पोजल आने लग गए, जिनको यूज करो फेंक सकते हो इजीली, जिससे उनकी जो जमीन भी है वो भी खराब नहीं होती। कंपनीज मस्ट अडेप्ट टू रेगुलेटरी चेंजेस रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। कि जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेटरी चेंजेस करते रहें, चेंजेस से उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। लास्ट अपन इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि सेल्स मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूअसली एनालाइज एंड अडेप्ट टू दीज एनवायरमेंट फैक्टर्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कि जो सेल्स मैनेजमेंट होता है, जो सेल्स मैनेजर की टीम होती है, उसको कंटिन्यूअसली एनालाइज करना चाहिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए एनालिसिस के बेसिस पे, कि जो ये ऊपर अपन ने एनवायरमेंटल फैक्ट्स देखे हैं जो भी, तो उनको अपन को किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, इनको किस तरीके से मेंटेन करना है, जिससे अपनी की सेल्स जो है इंक्रीज होती रहे, अपन कॉम्पिटिशन में बने रहे। Companies that proactively respond to change in the market, customer needs and technological advancement achieve better sales performance and long term growth। तो जो कंपनीज होती है वो प्रोएक्टिवली अगर रेस्पॉन्ड करती है, प्रोएक्टिवली मींस कि जो टाइम टू टाइम अपने आप को रेस्पॉन्ड करती रहती है, जैसे भी कोई चेंजेस आता है उस चेंजेस को तुरंत एक्सेप्ट करती है। अगर मार्केट में कोई चेंजेस है तो उससे पहले या फिर उसके साथ ही उसने तुरंत अडेप्ट कर लिया, कस्टमर के नीड्स को उसने पहचान लिया, फिर टेक्नोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है उसको पहले से पहचान करके उसने अपने को प्रिपेयर कर लिया। उससे क्या होता है कि उसकी सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है, उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।